हुआ कि शहर मतलब उन शहर के चौराहों पे जहां पहले हमला हो चुका है। इनफैक्ट इनफैक्ट पिछले महीने कुछ वीडियोस थी, सर्कुलेट वायरल भी हुई थी, जिसमें जब लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उस दरमियान में हमला हुआ और वो डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे, वो नारे और जो है बुलंद करते रहे। ये चीज था जो मेरा असेसमेंट भी नहीं था। इकलौती यही ऐसी चीज थी जिसने मुझे सरप्राइज। बाकी सारी चीजें तो मुझे यहाँ से बैठ के, चूंकि हम हमारे सोर्सेज हैं तो हर दिन उनसे बात तो हो ही रही है ईरान में ना, तो हम्म। उसके लिहाज वो सब चीजें हमें पता थी। पर ये जो नुक्ते नजर है ना, ये ऐसा था कि ये मुझे भी इसने सरप्राइज कर दिया। इन सारे जो जिन लोगों से मैं मिला, चाहे वो अहलकार हों, चाहे वो तर्जुमान हों, मिनिस्ट्री के हों, लोग हों, सब ये सोच रहे हैं कि एक और जंग होगी। तो वो उस हिसाब से उन मेंटली वो प्रिपेयर्ड हैं। वो हालांकि डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, डिप्लोमेसी अपनी जगह चल रही है। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में तमाम नाजरीन और सामीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये प्रोग्राम नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ की जानिब से पेश किया जा रहा है। इस हफ्ते हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही ईरान के दौरे से वापस लौटे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के ज़मीनी हालात कैसे हैं, जंगी महाज पर क्या तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और ईरानी अवाम इस पूरी सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं। क्या खौफ का माहौल है या बज़ामत का जज्बा? ईरान के बाज़ारों, सड़कों और अवामी हलकों में किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है? आइए खुद सुनते हैं एक ऐनी शाहिद की ज़ुबानी ईरान की मौजूदा सूरत हाल और अवामी जज्बात की असल तस्वीर। सौरभ साहब, ईरान के मौजूदा हालात पर तफसील से रोशनी डालिए। वहाँ के अवाम के जज्बात क्या हैं और वहाँ अपनी मौजूदा हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखिए सर, एक क्रॉस सेक्शन से मुलाकात हुई, यानी जनरल पब्लिक, ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री से जुड़े लोग, हर यानी मौलाना, यानी हर किस्म के लोगों से मुलाकात हुई। एक चीज जो बड़ी वाज़ेह हुई कि मोराल बहुत हाई है। एक यानी ऐसा नहीं लगा कि इसमें से कोई किसी किस्म से खौफजदा हो किसी चीज को लेके या वॉर को लेके। इनफैक्ट सबको लग रहा था कि ये वॉर दोबारा स्टार्ट होगा और सब उसके लिए तैयार। जाहिर है कि एक छोटा तबका जो है वो जो थोड़ा ज्यादा अमीर है और वो है, वो अपनी हिफाजत के लिए ज्यादा यानी वो था। लेकिन सब के सब ये थे कि हाँ भाई, एक एनजाइटी जरूर है कि भाई लड़ाई होगी तो लोग मारे जाएंगे, और इतने लोग मारे गए। लेकिन किसी किस्म का खौफ जो है वो नजर नहीं आया। बड़ी तादाद में लोग, हर दिन सड़क पे रात को डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, जिसमें जो निज़ाम है उसके साथ उसके हक में लोग खड़े नजर आते हैं। और ये तादाद पूरे ईरान में मिलियंस में है, यानी हर रात लाखों लोग हर शहर में जमा होके और ये डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं। हर शहर के तो चौराहे उससे पर। बड़ा वाज़ेह हुआ कि शहर मतलब उन शहर के चौराहों पे जहां पहले हमला हो चुका है। अच्छा। इनफैक्ट इनफैक्ट पिछले महीने कुछ वीडियोस थी, सर्कुलेट वायरल भी हुई थी, जिसमें जब लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उस दरमियान में हमला हुआ और वो डेमोन्स्ट्रेशन करते रहे, वो नारे और जो है बुलंद करते रहे। तो वो होता रहा। और एक चीज जो उसमें बड़ी खास नजर आई, जो पहले नजर नहीं आती थी, कि इस तरह की जो निजाम के हक में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे पहले भी, उसमें एक सर्टेन क्लास के लोग आते थे। जाहिर है कि उसमें वो औरतें जो बरहना सर हैं, या वो औरतें जो बहुत मॉडर्न हैं और जो इस्लामिक रिपब्लिक में जिनका जो है विश्वास नहीं है, एतमाद नहीं है, यकीन नहीं। वो, हाँ, वो आते नहीं थे पहले। लेकिन इस बार जो वो देखे कि बड़ी संख्या में उस तरह के लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो कंजर्वेटिव एलिमेंट हैं वो उन रैलीज में उनका स्पेशली स्वागत कर रहे हैं कि भाई ईरान सबका है, ठीक है, तुम ये निजाम को जो है उससे तुम इत्तेफाक न रखते हो, इनके प्रोग्राम से और इनके आइन से,
लेकिन ईरान तो सबका है, और बड़ी तादाद में वो आए हैं। तो अमेरिका ने जो ये कोशिश की थी कि किसी किस्म का एक गदर जो है वो अंदर गदर मच जाए और एक इनकलाब आ जाए हुकूमत के अगेंस्ट में, हुआ उसका उल्टा। कि वैसे लोग जो इस हुकूमत के हामी नहीं थे, जो यहाँ के आइन में जिनका बिल्कुल विश्वास नहीं था, वो लोग भी अब बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं। तो ये जो कोशिश एक्चुअली थी डिवाइड करने की, उसने उल्टा काम किया कि वो उसमें आके इंटीग्रेट हो। दूसरी एक चीज ये थी कि देखें, ये जो पूरा शिया इस्लाम में जो शहादत का जो एक पूरा एक सिस्टम है, एक शहादत के अराउंड जो एक कल्ट बना हुआ है, वो जाहिर है इमाम हुसैन को लेके है। और इमाम हुसैन के बाद तमाम जो इश्नाश्ती शिया के जो इमाम हैं उनको जो कत्ल किया गया तमाम अलग अलग जमानों में, तो उसको लेके एक मार्टाइडम के अराउंड एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन वो था कि अगर आप ईरान में रिवॉल्यूशन को देखें तो उसके बाद वहां की जो टॉप लीडरशिप थी वो तो कहीं शहीद नहीं हुए थे। तो शायद जो यंग जनरेशन थी उनको ये लगता था कि ये शहादत की बात करें, रेटरिक। अब ये पिछले 2 वॉर में ये हुआ, हालांकि ईरानी ऑफिसर सीरिया वगैरह में पहले भी मारे गए हैं और इसराइल ने पहले भी मारा है उनके साइंटिस्ट वगैरह को, लेकिन ईरान के जमीन में उनके बड़े जर्नैल और खुद सुप्रीम लीडर की हत्या, उसने जो ये पूरा का पूरा जो जिसको एक जमीन जिसको बहुत सालों से जिसको लहू नहीं मिला था, वो जो चूंकि लहू से तर हो गई, तो वो जो एक मार्टाइडम का पूरा एक इमेज जो था वो रिवाइव हो गया। कि यानी देखो, हर जमाने में हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है, और उसमें चूंकि सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई तो जाहिर है कि वो मकाम जो है वो उठ गया। तो सडनली वो सिस्टम जिसमें धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होने लगा था, एकाएक उसमें अब बड़ी तादाद में वो लोग भी, वो यंगस्टर्स भी, जो आज से 3 महीने पहले तक हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो अब इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिका ने मतलब जो भी उसकी कोशिश रही हो, हुआ उसका उल्टा। आपने जैसे कहा कि क्रॉस सेक्शन के लोगों से बात हुई, अगर वहां पे बात आपकी मरांडी साहब से और इस्माइल साहब से हुई है, तो और किन किन लोगों से हुई? और दूसरा ये है कि उनके क्या तासुरात थे? और भी बहुत सारे कमांडर्स वगैरह, बहुत पॉलिटिशियंस वगैरह से बातचीत हुई है। जाहिर है कि बहुत सारी चीजें चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी तो मैं नाम उनके नहीं ले सकता। जिन्होंने कैमरे पे बात करने मुनासिब समझा, उनको हमने कैमरे पे रिकॉर्ड किया। जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड रखा तो हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात भी की। और वो एज आई सेड कि वो इस बार ये चाहते हैं कि अमेरिका को के जो गर्दन पे जो हाथ पकड़ी हुई है उसको ढीला नहीं करना था। यानी वो अंग्रेजी में हम लोग जो एक जुमला यूज करते हैं ना, टू गिव क्वार्टर्स, वो हम्म। क्वार्टर्स देना नहीं चाहते हैं उनको जा भी। कि मतलब ठीक है, तुम मिसाइल मारोगे हमारे शिप पे, अभी जैसे परसों रात की वो शिप से मिसाइल मारी, तो इन्होंने उनके डिस्ट्रॉयर पे मिसाइल मारा। और डिस्ट्रॉयर पे मिसाइल मारा तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि दीज आर लुनेटिक्स। तो भाई लुनेटिक्स, तुमको ये तुम्हारे एडवाइजर ने कह दिया कि तुम डिस्ट्रॉयर भेजो, दुनिया में कोई उस पर मिसाइल नहीं मारता है, तो ये तुम्हारे एडवाइजर ने समझा कि ईरान भी मिसाइल नहीं मारेगा, तो लुनेटिक तुम हो कि हम्म। तुमने उसको बहुत जो है कमतर आंक लिया है। तो वो चीज मुझे बड़ा ये लगा कि मतलब एक सब लोग मुत्तहिदा होके मतलब ये सोच रहे हैं कि भाई इनको गर्दन फंसी हुई है, ये हमारे पास बेस्ट मौका है कि इनसे जितना भी एक्सट्रैक्ट किया जा सके वो किया जाए। लड़ाई से वो डर नहीं रहे हैं। उनको भी पता है, उन्होंने देख लिया है अमेरिका की सलाहियत, और उनको पता है कि ये कितना कर सकते हैं। जब तक अ, उसने हमला नहीं किया था तब तक हो सकता है कि उनको ये न लगता हो कि पता नहीं इनके इसके पास क्या और हथियार हैं और क्या नहीं है, जो ये हमला, जब एक बार हमला कर दिया उसने, और जब आपने वो हमला सह लिया 40 दिनों तक, तो फिर उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता है। फिर आपको लग जाता है कि अच्छा ठीक है, यही है ना तुम्हारे पास, तो आओ फिर देख लेंगे। जैसे 40 दिन वैसे 40 दिन और दूसरे तरफ न्यूज आपने पढ़ा ही है कि जो अमेरिका के मिसाइल्स हैं वो 60-70% खाली हो चुके हैं। और जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने परसों ही रिपोर्ट की है कि ईरान जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ईरान के 70% लॉन्चर और 75% मिसाइल जो हैं वैसे इंटैक्ट। हालांकि वो भी वो कम बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं, टोटल ईरान का जो मेरी बातचीत वहां लोगों से हुई है उससे मिला के जो मैंने अपना असेसमेंट किया है अपने हिसाब से,
6 से 7% से ज्यादा लॉन्चर डिस्ट्रॉय नहीं। ओह, तो यानी मेरे अपने अपने हिसाब से 92 से 93% लॉन्चर इंटैक्ट है। मिसाइल मेरे ख्याल से 12 से 18% यूज हुए होंगे। तो 80% मिसाइल कहीं नहीं गए जो ऑलरेडी थे। लड़ाई के दरमियान भी मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता रहा है। ईरान की सलाहियत महीने की 150 मिसाइल प्रोड्यूस करने की थी। वॉर के दरमियान में भी वो करीब 40 से 45 मिसाइल पर मंथ प्रोड्यूस करता रहा है। तो इन 2 महीनों में कम से कम उसने 90 से, क्योंकि अब फिर तो सीज फायर है पिछले कई दिनों से, तो हम्म, जाहिर है कि अब तो फिर वापस से वो प्रोडक्शन उस तरह से चल रही है। तो मेरा अपना आकलन है कि 2 महीने में ईरान ने कम से कम 90 से लेके 120 मिसाइल्स और बनाई होंगी। जो एग्जिस्टिंग जो भी खर्च हुआ है उसमें ये इजाफा हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ 80 से 82% मिसाइल्स अभी हैं। ईरानी अवाम अपने मुखालिफ मुल्क ममालिक खुसूसन अमरीका और इसराइल से किस नौयत के रवैये की उम्मीद रखते हैं? क्या वो कशीदगी में कमी चाहते हैं या सख्त जवाब के हामी हैं? नहीं, वो तो चाहते हैं कि हमला हो। इनफैक्ट जनरल पब्लिक जितनी भी मुझे मिली हम्म, वो मोटा मोटी सीज फायर के अगेंस्ट में। उल्टा है, लोगों को यहाँ लगता होगा कि आवाम जो है वो कह रही होगी कि भाई बहुत मार पड़ गई, ये हो वो हो, और हुकूमत चाहती हो कि चले। ये बिल्कुल परसेप्शन गलत है। आवाम में उन लोगों की परसेंटेज जो चाहते थे कि सीज फायर न हो, हम्म, उनकी संख्या हुकूमत के वो लोग जो चाहते थे सीज फायर न हो उससे कई गुना, कई परसेंटेज पॉइंट ज्यादा। ये चीज, और ये महदूद सिर्फ उन लोगों में नहीं है कि जो रिलीजियस माइंडेड हैं और उनको लगता है कि भाई ये खुदाई कुछ वो है, मतलब खुदाए मसलहत की तरह इसको नहीं ले रहा है। मतलब उसको जनरल जनता भी जो, मतलब जो ईमान पे ना भी हो, या जो हो सकता है रिलीजन डे टू डे ना फॉलो करता, बहुत ऐसी परसेंटेज आपको नजर आएगी। जो मैं कह रहा था, जो बरहना सर हैं या जो इस तरह से आ रहे हैं, जो जो डे टू डे लाइफ में मुसलमान हैं भी नहीं, यानी हम्म, नाम निहाद हैं वो, मतलब वो कोई चीज फॉलो नहीं करते हैं, वो कोई रोजा नहीं रखते, वो कोई तिलावत नहीं करते कुरान का, उस तरह की कोई चीज नहीं करते। वो भी इस बात पे आमादा थे कि इनको मारो और मारो। ये चीज था जो मेरा असेसमेंट भी नहीं था। इकलौती यही ऐसी चीज थी जिसने मुझे सरप्राइज किया। बाकी सारी चीजें तो मुझे यहाँ से बैठ के, चूंकि हम हमारे सोर्सेज हैं तो हर दिन उनसे बात तो हो ही रही है ईरान में ना, तो हम्म। उसके लिहाज वो सब चीजें हमें पता थी। पर ये जो नुक्ते नजर है ना, ये ऐसा था कि ये मुझे भी इसने सरप्राइज कर दिया। इनवेरिएबली किसी से माइक लगा के पूछा गया कि आप किसके हामी हैं, कि लड़ाई शुरू हो या सीज फायर, बोले कि मैं हम चाहते हैं कि लड़ाई वापस शुरू हो और इनको और मारा जाए मिसाइल। जैसा आपने बताया कि वहाँ के लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं, खुद ईरानी अवाम का अमेरिका और इसराइल के तई मजमूई मिजाज और रद्दमल कैसा है? आम लोगों की सोच किस किस्म के जज्बात गालिब नजर आते हैं? देखें, पहले एक 15-20% पॉपुलेशन ऐसी थी जो हुकूमत को ये कहती थी कि नहीं नहीं, अमेरिका मतलब वो वेस्टॉक्सिफाइड है, यानी वो इतना इम्प्रेस है वेस्ट से कि मतलब उसको रियलिटी नहीं पता है। वो होता है ना, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो उसमें वो लोग कहते थे नहीं, अच्छे संबंध अमेरिका के साथ होने चाहिए, अमेरिका ही डेवलप्ड है, ये है वो है। लेकिन जब अब हमला हुआ है तो अब उनके सुर बदल गए हैं। खासकर वो लोग भी जो अमेरिका हामी थे, उनको समझ में आ गया कि ये किसी का नहीं। हम्म, और हुआ यूं कि जो शाह के समर्थक, जो पहलवी समर्थक थे, जब इन्होंने पहलवी के पैलेसेस पे हमला कर दिया, गुलिस्तान पे और सादाबाद कॉम्प्लेक्स पे, तो उनको लगा कि अरे हमारा पे क्यों हमला कर रहे हो। उनको लगा कि एज इफ अमेरिका डिफरेंशिएट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो ये सारे जो उनके भ्रम थे ना, वो चकनाचूर हो गए। इसलिए उस तबके में से भी बहुत बड़ा तबका अब वो डेमोन्स्ट्रेशन में बाहर निकल के आ रहा है, जिसको पहले लगता था कि बाप रे बाप, ये तो पता नहीं क्या सिविलाइजेशन का मतलब मुअज्जिज होने का तो कोई मतलब ये मेयार है, मतलब इससे अमेरिका से अगर आपकी दोस्ती नहीं हुई, वेस्ट से आपका मतलब हम आहंगी नहीं है, तो मतलब कि आप मुअज्जिज होने के उस तक ही नहीं पहुंचे, थ्रेशोल्ड तक ही नहीं पहुंचे। हम्म। उनको बहुत बड़ा झटका जो है ये हमला, गुलिस्तान पैलेस में उस तख्त पे हमला हुआ जिस तख्त पे इन राजाओं की ताजपोशी होती थी। अब इससे बुरा क्या हो सकता है सिग्नल आपको। आपकी नज़र में जंगी महाज पर इस वक्त क्या सूरत हाल है?
मुख्तलिफ महाजों पर होने वाली पेशरफ्त और इसके मुमकिन असरात के बारे में हमारे क़ारीन को तफसील से आगाह कीजिए। देखिए, वॉर फ्रंट पे तो जैसा मैंने कहा, ईरान प्रिपेयर्ड है। और ये महीने भर का मौका मिल गया तो इसमें और भी चीजें कुछ इम्प्रूव कर ली। कुछ मिसाइल सिटी के दरवाजे जो ध्वस्त हो गए थे उनको, मलबा को साफ कर लिया। मिसाइल सिटी वगैरह सारे इंटैक्ट हैं, उसको कुछ नहीं हुआ। अमेरिका भी कोशिश ये करता था कि इनको दरवाजों पे हमला करे ताकि अंदर से मिसाइल निकालने में दिक्कत हो। मिसाइल सिटी को तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो, उसके पास वो सलाहियत ही नहीं है। परमाणु हथियार को छोड़ दें तो और कोई सलाहियत उसके पास नहीं है जिससे मिसाइल सिटी को आप तबाह कर सके। और वो चीज नजर आई। दूसरी ये है कि जैसा मैंने कहा, तैयारी पूरी है। सारे जो जिन लोगों से मैं मिला, चाहे वो अहलकार हों, चाहे वो तर्जुमान हों, मिनिस्ट्री के हों, लोग हों, सब ये सोच रहे हैं कि एक और जंग होगी। तो वो उस हिसाब से उन मेंटली वो प्रिपेयर्ड हैं। वो हालांकि डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं, डिप्लोमेसी अपनी जगह चल रही है। एक चीज और जो नजर आएगी वो ये कि आपको पता ही है, अभी 14 तारीख को ट्रंप जाने वाला है चाइना। हम्म। तो जाहिर है कि चाइना में वो शी जिनपिंग से मिलने वाला है। तो ट्रंप इस बात को लेकर छटपटा रहा है कि किसी तरह शी जिनपिंग के मिलने से पहले मेरे हाथ में कुछ कार्ड्स, कुछ पत्ते तो हों जो मैं उसमें फेंकूं। क्योंकि ये तो रिलेशनशिप को जुआ की तरह देखता है आदमी, तो इसको तो हर जगह पत्ते चाहिए। अब मसला ये है कि ईरान वो पत्ता देने को राजी नहीं। वो पत्ता उसको सौंप ही नहीं रहा है। वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में वो मिसाइल मार रहा है, तो ये डिस्ट्रॉयर पे मिसाइल मार रहा है। तो ईरान अपने तरीके से, उसको लगता है कि ये जो प्रेशर हमने बिल्ड किया है इसको रिलीव करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो ईरान ने 14 निकात भेजे हैं वो किस तरह के हैं? बस ये समझ लीजिए कि ओबामा के समय जो JCPOA था हम्म। उससे बुरे हैं। अब ट्रम्प के लिए ये गले की हड्डी बन गई है कि एक ऑलरेडी एक बढ़िया डील जो है वो टेबल पे थी, जिसको उसने फाड़ दी। टेबल पे नहीं थी, इनफैक्ट पास हो गई थी, लोग उसको फॉलो कर रहे थे, उसको आपने फाड़ दिया। अब आपको जो डील दिया जा रहा है वो ओबामा वाले डील से बुरी डील है, अमेरिका के मद्देनजर, अमेरिका के हिसाब से वो गलत, वो उससे कमजोर डील है। अब ट्रंप इस मामले में फंसे हैं कि इसको फिर कैसे बेचेंगे अपने ऑडियंस, अपने वोटर को बेचना भी तो पड़ेगा वो डील। तो हम्म। उसी को लेके ये छटपटाहट जो आप देख रहे हैं, उसी को लेके देख रहे हैं। तो उसमें वही सारी चीजें हैं। जैसे कुछ चीजें जो जो कंसेशन ईरान ने पहले दे रखी थी कि हाँ ठीक है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे ये एनरिचमेंट, और उसके बाद 3.67% पे एनरिच करेंगे, वो तो हमारा राइट है NPT के अंदर में। और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को हम लोली इनरिच करेंगे, लेकिन अमेरिका को नहीं देंगे, वो मैं रशिया को सौंप सकता हूँ। IAEA की मॉनिटरिंग तो सब पहले से थी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पहले नहीं। तो अब इतनी मशक्कत के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप JCPOA वाली डील ही लेंगे तो कैसे उसको अपने वोटरों में बेचेंगे। ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही, जो ईरानी अवाम के जज्बात और जंगी महाज पर क्या कुछ हो रहा है इस पर तफसील से रोशनी डाल रहे थे। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ हमें ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, जामे और बामाने बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच जिंदा रखिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।